हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट दीप किंद्रा और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है न्यू टैक्स रिजाइन। ये शायद इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि हमारे पास पैरेलली दो टाइप के इनकम स्लैब्स हैं और हमें चूज करना पड़ेगा कि हम कौन से टाइप के स्लैब सिस्टम को फॉलो करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। क्योंकि गवर्नमेंट एक न्यू टैक्स सिस्टम लेके आई है तो कुछ क्वेरीज हैं, जैसे कि अगर टीडीएस के टाइम पर हमने न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर लिया था या ऑप्ट कर लिया था तो क्या रिटर्न उसी ऑप्शन से भरनी पड़ेगी, या अगर हमने एक बार न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो कर लिया तो क्या वो परमानेंटली आगे के लिए सेम रहेगा। तो आज हम ये कोशिश करेंगे कि पहले तो हम ये समझें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर ये समझें कि दोनों की कैलकुलेशन में कितना फर्क आता है और फिर अपने सारे मिसलिनियस क्वेश्चंस का आंसर पा पाएं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जिस्टिंग स्लैब रेट क्या है और न्यू प्रोविजंस में या न्यू टैक्स रिजीम में क्या टैक्स स्लैब रेट आ रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ओल्ड टैक्स सिस्टम में तीन पार्ट्स हैं। यहाँ पर एज के हिसाब से, अगर आप 60 ईयर्स की एज से कम हैं तो आपके लिए टैक्स रेट अलग है, 60 to 80 की एज में है तो टैक्स रेट अलग है, और 80 अबव है तो टैक्स रेट अलग है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 2.5 लाख से 3 लाख तक अप टू 60 वाली एज में 5% का टैक्स लगना शुरू हो जाता है। बट अगर मैं बात करूं 80 ईयर्स से बड़े वाले लोगों के लिए, दैट इज सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो वहां पर 5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक दोनों केसेस में, रादर तीनों केसेस में 20% का रेट लगेगा, और 10 लाख से ऊपर तीनों केसेस में 30% का रेट लगेगा। ये हमारे एग्जिस्टिंग करंटली जो चल रहे हैं वो स्लैब रेट है। जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 विच इज कॉल्ड न्यू टैक्स रिजीम, उसके अनुसार 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10% है। मतलब हर 2.5 लाख के गैप पे वो 5% का टैक्स रेट बढ़ रहा है, और फाइनली 15 लाख के क्रॉस करने के बाद 30% का टैक्स रेट हो जाएगा। अगर प्राइमा फेसी देखें तो एक बंदा जो अननोन है टैक्स के बारे में, वो यही समझेगा कि न्यू टैक्स रिजीम में क्योंकि टैक्स रेट कम है तो टोटल टैक्स लायबिलिटी कम आएगी। हालांकि ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें और बहुत सारे प्लस और माइनस हैं। दोनों टैक्स सिस्टम में कुछ चीजें सेम हैं और कुछ चीजें डिफरेंट हैं। जो चीजें सेम हैं वो ये कि रिबेट अंडर सेक्शन 87A दोनों को मिलेगी, और सेस जो लगता था 4% वो दोनों में लगेगा। मैंने रिबेट, इनकम टैक्स कैलकुलेशन और सेस की कैलकुलेशन के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है इनकम टैक्स कैलकुलेशन के नाम से, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरी देखने से पहले आप वो वीडियो देख लेंगे तो शायद आपको बेहतर समझ आएगा। अगर आप उसको बाद में देखना चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं, बट पहले देखना एक रिकमेंडेशन है। एंड नाउ जो चीजें डिफरेंट हैं दोनों सिस्टम में, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो दोनों सिस्टम में है वो ये है कि गवर्नमेंट ने आपको न्यू टैक्स रिजीम दे दिया। गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम में कंसेशनल रेट्स ऑफ टैक्सेस दिए हैं, बट दूसरे हाथ से कुछ ले भी लिया। गवर्नमेंट ने 50 से भी ज्यादा डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस को विड्रॉ कर लिया उन लोगों के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करना चाहते हैं। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करोगे तो आपके लिए वो सारी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल हैं, और अगर न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करोगे तो बहुत सारी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर वो 50 की 50 सारी डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैं इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन सी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। बट कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो शायद आपको हर एक इंसान के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में मिलती हैं। इनमें से कुछ मेन हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन शायद हर सैलरी वाले इंसान को हाउस रेंट अलाउंस मिलता होगा, उसकी डिडक्शन भी मिलती थी, पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे तो ये डिडक्शन अब आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी। इसके बाद सेक्शन 16, आपको पता होगा कि 2 साल पहले एक ऐसा सेक्शन आया था जिसमें हर सैलरीड पर्सन को 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी अंडर सेक्शन 16। उसके लिए भी आप इनएलिजिबल होंगे यदि आप न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करेंगे। 80C डिसअलाउड, 80D दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस डिसअलाउड। इसके अलावा 80CCD 1 एंड 1B जहां एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता था, इसके ऊपर भी मैं सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूं, यदि आपको एनपीएस के बारे में समझना हो तो वहां से समझ सकते हैं, वो भी आपके लिए डिसअलाउड है। इसके अलावा 80TTA TTB जहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग की छूट मिलती थी या सीनियर सिटीजन्स को एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर छूट मिलती थी, वो सभी डिसअलाउड हो चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपैक्टफुल डिडक्शन जो नॉर्मली मिला करती थी, दैट वाज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। नॉर्मली सैलरी वाले लोग हाउसिंग लोन लेते थे और उसका इंटरेस्ट पे किया करते थे, जिसकी एक डिडक्शन आपको सैलरी के साथ सेट ऑफ करके मिल जाती थी, बट गवर्नमेंट ने वो भी डिसअलाउ कर दिया है। इसके अलावा जो सैलरी वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनको अपने इनकम मिक्स में से बहुत सारी चीज़ों की छूट मिलती थी, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, वो सभी डिडक्शंस एक तरह से डिसकंटिन्यू कर दी गई हैं न्यू टैक्स रिजीम के केस में।
तो हम आगे चलते हैं और आगे चल के ये समझते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स की कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी, या रादर उसका इम्पैक्ट कितना आने वाला है आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। तो एग्जाम्पल के लिए देखें तो मैंने एक स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिया है। ये मिस्टर राम है जो रेजिडेंट इन इंडिया है, दिल्ली में रहते हैं, 45 ईयर्स की इनकी एज है और ये इनके फाइनेंशियल ईयर 2021 का डेटा है। तो यदि देखें तो इनकी ग्रॉस सैलरी 12 लाख रुपए है, इनको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग से 18,000 का और एफडी से 65,000 का। इसके अलावा जो इनकी इन्वेस्टमेंट डिटेल है तो इन्होंने हाउसिंग लोन की रीपेमेंट की है, जिसमें टोटल इंटरेस्ट पोर्शन की बात करूं तो 1,80,000 रुपये इन्होंने पे किया है, और अगर प्रिंसिपल पोर्शन की बात करूं तो 70,000 रुपये पे किया है पूरे साल में। इनका पीएफ कटा है 50,000 रुपये, इन्होंने एलआईसी का प्रीमियम पे किया है 50,000 रुपये, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 28,000 रुपये और एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है 60,000 रुपीज़। तो हम ये देखेंगे कि दोनों केसेस में दैट्स कि अगर हम ओल्ड टैक्स रिजाइम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी, और अगर न्यू टैक्स रिजाइम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए क्या टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो पहले हम ओल्ड वाली साइड देखते हैं। यदि हम ओल्ड वाली साइड ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमें देखो पता लगेगा कि सैलरी की इनकम आपकी 12 लाख रुपए है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी 50,000 रुपीज़, जो कि सैलरी में से मिल जाती थी, दैट वाज 50,000। उसके बाद क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन पे किया था तो वो 24B सेक्शन में आपको छूट मिलती थी 1,80,000 रुपये, और अदर सोर्सेज की आपकी टोटल इनकम हो गई 83,000, दैट इज 65,000 प्लस 18,000। तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम बनती है वो बनती है 10,53,000 रुपये, दैट इज 10,53,000 रुपीज़। अगर हम बात करें डिडक्शंस की तो सबसे पहले इन्होंने प्रिंसिपल पोर्शन पे किया है होम लोन का, तो 70,000 उसकी छूट, जो ईपीएफ में कंट्रीब्यूट किया है 50,000 उसकी छूट, और एलआईसी प्रीमियम पेड की 50,000 छूट। हालांकि इनकी डिडक्शन टोटल 1,70,000 है, बट मैक्सिमम डिडक्शन 1.5 लाख ही मिल सकती है। इसके बाद बात करें मेडिकल इंश्योरेंस की, तो यहाँ लिखा है इन्होंने सेल्फ के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लिया है, तो सेल्फ के लिए जो छूट है वो 25,000 मैक्सिमम है, तो इनको 25,000 की छूट मिली है। 80 CCD 1B की बात करेंगे, दैट इज जहां पर इन्होंने एनपीएस के लिए कंट्रीब्यूट किया है, तो 80 CCD 1B के केस में मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन मिल सकती है, जो कि इनको मिलेगी। और 80 TTA जहां पर आपको सेविंग के ब्याज के ऊपर छूट मिलती है मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक की, तो इनको हालांकि ब्याज 18,000 मिला है लेकिन उसमें से 10,000 रुपए की छूट मिल जाएगी। तो यदि इनकी सारी डिडक्शंस माइनस कर दूं तो इनकी टोटल इनकम बनेगी 8,18,000 रुपए। इनकी नेट टैक्स लायबिलिटी और सेस 4% दैट इज 3044, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी जो इनके हाथ में आएगी दैट इज 79,144। अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये बन जाएगा 79,140, तो 79,140 रुपीज इस शख्स जो कि मिस्टर राम है इनकी टोटल लायबिलिटी आती है। अब समझ लेते हैं कि अगर यही शख्स न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करता है तो उस केस में इनकी टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी। अगर देखेंगे 12 लाख रुपए की इनकी सैलरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है, 24B के लिए एलिजिबल नहीं है, जहां पर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की बात है उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो इनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम बन गई अदर सोर्सेज की इनकम जोड़ने के साथ वो बन गई 12,83,000 रुपीज। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम में। आगे देखें तो ना तो ये 80C की डिडक्शंस के लिए अवेलेबल है, ना 80D के लिए एलिजिबल है, ना ही 80 CCD 1B के लिए एलिजिबल है, ना ही 80 TTA के लिए एलिजिबल है। तो देखा जाए तो इनकी टोटल इनकम बन गई 12,83,000 रुपए, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में बन रही थी 8,18,000 रुपए। तो अगर आप इनके टैक्स पेबल में भी डिफरेंस देखेंगे तो इट इज 1,33,250 एंड दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस इन इटसेल्फ। अगर इनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी तक पहुंचेंगे तो वो आएगी 1,38,580 रुपए। तो देखा आपने किस तरह से 60,000 का डिफरेंस आ गया। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हर केस में ओल्ड टैक्स रिजीम बेटर होगा। इट विल प्योरली बी डिपेंडेंट अपॉन कि आपका इनकम मिक्स क्या है। अभी बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि सर न्यू टैक्स बेटर है या ओल्ड टैक्स सिस्टम बेटर है, तो ऐसा बेटर कुछ नहीं है, केस टू केस डिफर करेगा। अगर किसी इंसान को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आदत है जो कि इंडिया में एक नॉर्मल हैबिट है उनके लिए, बट ऑब्वियसली ओल्ड रिजीम ही बेटर रहेगा, न्यू रिजीम बेटर नहीं रहेगा। दिस इज माय ओपिनियन। एंड अगर कोई ऐसा है जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि मेरे को अपने हाथ में खुला पैसा चाहिए, फ्री पैसा चाहिए, लिक्विड फंड चाहिए, तो वो न्यू टैक्स रिजीम फॉलो कर सकता है। बट इट इज नेसेसरी कि पहले आप ये चेक करके देखिए कि दोनों केसेस में से आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी कम किस में आ रही है। फिर सवाल कुछ और भी हैं। सबसे पहला सवाल, सर ये न्यू टैक्स रिजीम कौन कौन फॉलो कर सकता है, तो ये ऑप्शन दिया गया है सिर्फ इंडिविजुअल्स को और एचयूएफ को। इसके अलावा कोई भी असेसी इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। फिर एक सवाल आता है कि सर ये लगना 2021 के बाद है, तो 2021 की रिटर्न हम नॉर्मली 31 जुलाई तक भरते हैं, बट
ड्यू टू कोविड द डेट हैव एक्सटेंडेड टू 30th सितंबर। तो सर 30th सितंबर से पहले पहले जिन भी इंडिविजुअल्स ने रिटर्न फाइल करनी है, या हो सकता है उनकी ऑडिट की वजह से ड्यू डेट और आगे आ रही हो, बट 30th सितंबर लेके चलते हैं कि सर 30th सितंबर से पहले पहले जो ड्यू डेट भरनी है, अगर ये सैलरीड एम्प्लॉय है तो इसका टीडीएस किस रेट पे कटा होगा। तो गवर्नमेंट ने अप्रैल 2020 में एक क्लैरिफिकेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू दैट उस सैलरीड एम्प्लॉय को उसी टाइम पे ये डिसाइड करना था कि उसने न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करना है या ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना है। जिसने कुछ डिसाइड नहीं किया, गवर्नमेंट ने या उसके एम्प्लॉयर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन थी कि टीडीएस ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से डिडक्ट कर लिया जाए। नाउ यहां पर क्या है कि सपोज आपका टीडीएस न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से कट गया हो या ओल्ड के हिसाब से कट गया हो, तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया था कि ड्यूरिंग द ईयर आप अपना ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते, टीडीएस वैसे ही कटेगा। बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था यदि आपकी सिर्फ सैलरी है या अदर सैलरी इनकम है, एचपी इनकम है, अदर सोर्सेज इनकम है, बट कोई पीजीबीपी की इनकम नहीं है, तो आप भले ही आपका टीडीएस न्यू टैक्स रिजीम या ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से डिडक्ट हो गया हो, बट आप अपनी रिटर्न डिफरेंट ऑप्शन के हिसाब से फाइल कर सकते हैं। मोरओवर, इफ यू आर अ सैलरीड एम्प्लॉय हु डज नॉट हैव एनी बिजनेस इनकम, ऐसा सैलरीड एम्प्लॉय जिसकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, वो हर साल इस नई स्कीम को ऑप्ट इन भी कर सकता है, ऑप्ट आउट भी कर सकता है। यानी कि इस साल में बेटर लग रहा है तो ओल्ड सिस्टम फॉलो कर लो, अगले साल में बेटर लग रहा है तो न्यू सिस्टम फॉलो कर लो। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए ये एडवांटेजेस हैं। हाँ, ड्यूरिंग द ईयर चेंज नहीं कर पाएगा। एक बारी जो ऑप्शन टीडीएस डिडक्ट करने के लिए उसने एम्प्लॉयर को लिख दिया, एम्प्लॉयर को उसी हिसाब से पूरे साल टीडीएस काटना पड़ेगा। हाँ, साल के अंत में जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस टाइम पे अपने ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, और हर साल भी अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम किन के लिए, या तो एचयूएफ के लिए या ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जिनकी बिजनेस इनकम है। प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ने बोला जिनकी बिजनेस इनकम है उनके लिए ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। यदि आपने इस न्यू स्कीम को फॉलो नहीं किया तो ये हमेशा के लिए आपके पास से डिसकंटिन्यू हो जाएगी, आपको कभी ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम द ऑप्शन इज गिवन टू यू। यदि आपको लगता है आपके लिए बेटर नहीं है तो आप इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं, बट याद रखिएगा कि ये ऑप्शन आपको नेक्स्ट ईयर नहीं दिया जाएगा, सैलरी वाले एम्प्लॉइज को ये हर साल दिया जाएगा। आई होप एंड बिलीव कि आपको कैलकुलेशन भी समझ आ गई होगी और अपने सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, इस पे कमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि वो भी इस कंफ्यूजन में हो कि कौन सा सिस्टम बेटर है टैक्सेशन के पर्पज से, तो वो भी समझ पाएंगे कि कौन सा बेटर है। एंड ऑल्सो इफ दिस वीडियो हैज एडेड एनी वैल्यू टू योर लाइफ, डू सब्सक्राइब द चैनल। हम अगली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।